हाँ स्टार्ट करिए जी। चलो, जय हिंद। आज हम लोग पार्ट वन भारत के संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट वन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ना है? पार्ट वन के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है। भाग एक के बारे में पढ़ा जाएगा जिसमें लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसके राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ। देखो, हम लोग क्या करते हैं, कोशिश किया जाएगा कि छोटे छोटे वीडियो में ये सारे सिलेबस, सारे टॉपिक आप लोगों को, सारे आर्टिकल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझा दिया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखा जाएगा। और साथ में जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी एमसीक्यूज है जो पीवाईक्यू बेस पे आए हुए हैं, है ना, उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे। इसको रिकॉर्डिंग पर्पस रखेंगे और इसी मास्टरी क्लास में, पॉलिटी मास्टरी क्लास में पूरा का पूरा आपको पॉलिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो है कि आपके दिमाग में छपाने की कोशिश रहेगा कि आपके दिमाग में छप जाए सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो पार्ट वन में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, जिसमें देखेंगे हम आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक पढ़ते हैं। कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक पढ़ा जाएगा। और क्या होगा? और इसमें यूज होगा शेड्यूल 1, अनुसूची 1 के बारे में पढ़ा जाना जाएगा। यहां पे क्या क्या प्रयोग होगा? अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के बारे में। ठीक है, 4 आर्टिकल्स के बारे में जाना जाएगा इसमें, और 2 अनुसूचियों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या है? ठीक है, कितने अनुच्छेद दिए हैं भाग एक में? भाग यानी पार्ट वन में 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट, अ यूनियन ऑफ स्टेट। कुछ वर्ड से ध्यान देना है यहाँ पर, कुछ वर्ड से ध्यान देना है। इसमें लिखा है इंडिया, इसमें लिखा है भारत, इसमें लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट। 3 वर्ड्स लिखे गए हैं यहाँ पर। कितने वर्ड्स लिखे गए हैं? 3 वर्ड्स लिखे गए हैं। इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया शब्द आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा है? इंडिया शब्द जो है आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। भारत शब्द जो है आर्टिकल 1 में लिखा है। यानी भारत, हमारे देश के जो नाम है इंडिया और भारत, वो कहां पर लिखा गया है? आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। आर्टिकल क्या? इंडिया और भारत। ध्यान से समझ लो, इंडिया और भारत कहां लिखा गया है? आर्टिकल 1 में लिखा गया है। इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया दिखाता है हमारे पॉलिटिकल आइडेंटिटी को, दिखाता है हमारे राजनीतिक पहचान को, दिखाता है कि इंडिया है कैसा। यानी एक तरीके से मान लो कि आज का मॉडर्न वर्ल्ड, आज का मॉडर्न इंडिया, आज का मॉडर्न इंडिया के बारे में बता रहा है। आज का मॉडर्न इंडिया यानी इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया एक लोकतांत्रिक कंट्री है। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इंडिया एक रिपब्लिक है। इंडिया गणतंत्र है। ठीक है, इंडिया एक क्या है? सॉवरेन है, संप्रभु है। ठीक है, इंडिया एक सोशलिस्ट है, समाजवादी है। ये सारी चीजें हमारी पहचान है। वर्तमान में हमारी यही पहचान है कि हम क्या है? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड सॉवरेन एंड सेकुलर कंट्री हैं। यानी पंथ निरपेक्ष वाले देश हैं, जहां यानी हमारे देश में कोई धर्म एक आधिकारिक नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे देश में। हम पाकिस्तान की तरह नहीं कहते कि वी आर इस्लामिक कंट्री, वी आर इस्लामिक स्टेट। हम सभी धर्मों को, यानी परमो धर्म हमारे यहाँ एक स्लोगन भी है।
ठीक है, तो इंडिया हमने देख लिया। भारत का मतलब होता है हमारे सिविलाइजेशनल सोसाइटी के बारे में बताता है, जो हमारी सभ्यताएं रही हैं इतिहास में, कई हजारों साल की हमारी सभ्यताएं रही हैं, उसके बारे में बता रहा है। क्या ये सिविलाइजेशनल सोसाइटी के बारे में बता रहा है। जो लोग डिबेट करते हैं इंडिया नाम सही हो कि भारत सही हो, तो दोनों हमारी पहचान है, दोनों ही हमारी क्या है, पहचान है। इंडिया एक यानी भारत शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिविलाइजेशनल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इंडिया किस भारत शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिविलाइजेशनल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इंडिया का मतलब जान लिया, हमने भारत का मतलब जान लिया, अब हम जानते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। किसके बारे में, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यानी यहां पर इस यूनियन में, इस यूनियन में 28 राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटी हैं, इतना लिख लो फटक से। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है, जल्दी से उतार लो यहां तक। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, हमारी टेरिटरी कहां कहां पे है, स्टेट्स में है, यूनियन में है। और इंडिया भविष्य में जिसे एक्वायर करेगा, जिसे भारत में शामिल करेगा, वो भी हमारा टेरिटरी होगा, वो भी हमारा क्या होगा, टेरिटरी होगा। और ध्यान देना, और ध्यान देना, अच्छा यहां तक क्लियर है चीजें। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। एंड इंडिया शब्द हमारे पॉलिटिकल आइडेंटिटी को दिखाता है, भारत शब्द हमारे सिविलाइजेशनल सोसाइटी को दिखाता है, हमारी सभ्यताओं के बारे में बताता है कि हमारा समाज कैसा था इतिहास में, ध्यान दो, है ना, इन सारी चीजों को दिखाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखना है, इसमें टेरिटरी शब्द लिखा है, राज्य क्षेत्र, कौन कौन शामिल होंगे, यूनियन टेरिटरी, स्टेट, और इंडिया में भी एक्वायर्ड। यानी भारत भविष्य में किसी को शामिल करता, संघ में किसी को शामिल कर रहा है, तो वो भी हमारा क्षेत्र, वो भी क्या आएगा, वो भी भारत संघ में गिना जाएगा। ठीक है, वो भी भारत संघ में गिना जाएगा। क्लियर है। अब देखना इस क्षेत्र के बारे में, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में कहां लिखा गया है, इस शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में लिखा गया है। जैसे तुम जिस राज्य के हो, उस राज्य की सीमा के बारे में, उस राज्य के नाम के बारे में कहां पे लिखा गया है, अनुसूची 1 में लिखा गया है, शेड्यूल 1 में लिखा गया है। ध्यान दो, शेड्यूल 1 में लिखा गया है। हम उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, असम के हैं, त्रिपुरा के हैं, जिन भी राज्य या फिर दिल्ली के हैं, पुदुचेरी के हैं, यानी चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उनके नाम, उनकी सीमाओं के बारे में कहां पर लिखा गया है, अनुसूची 1 में लिखा गया है। किस कहां पे लिखा गया है, अनुसूची 1 में लिखा गया है। मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, कहां पे मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। वही शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 4 जो है बच्चे, शेड्यूल 4 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, किसी राज्य में, किसी राज्य या कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहां पर राज्यसभा की सीटें होती हैं, किसी राज्य में या कुछ केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर राज्यसभा की सीटें होती हैं, उन कितनी सीटें हैं किस राज्य के लिए, वो कहां पर लिखा गया है, अनुसूची 4 में लिखा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। तो कहां लिखा जाएगा, गोवा में 1 सीटें हैं, सिक्किम में 1 सीटें हैं, तो कहां लिखा जाएगा, अनुसूची 4 में लिखा जाएगा। कितनी सीटें हैं, ठीक है, कितनी सीटें हैं, अनुसूची 4 में लिखा जाएगा। ध्यान देना, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ, नोट करो फटाफट सारी चीजों को। आर्टिकल 1 हमने देख लिया, शेड्यूल 1 हमने देख लिया, शेड्यूल 4 देख लिया, इंडिया का सब मतलब जान लिया, भारत का मतलब जान लिया, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब जान लिया कि एक संघ बनाना, है ना। हम यानी एक चीज देखो, यूनियन मतलब होता है, ये क्या हो रहा है यहाँ समझना, हम एक संघ बना रहे हैं, तो जाहिर से बात कर रहे हैं कुछ स्टेट को शामिल कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश को शामिल किया, बिहार को शामिल किया, झारखंड शामिल किया, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारी स्टेट को हमने क्या किया, शामिल करके एक
नाम दे दिया उसका, इंडिया या भारत बोल दिया, यानी एक संघ बन गया कि नहीं। अब ये संघ देखो, आजादी से पहले ये सारे राज्य अलग अलग थे। जब हम एक हुए, जब हमने अपना संविधान लागू किया, फिर जब हमने आजादी पाई, तो हमने क्या किया, इनको एक राज्य के तौर पर, एक राष्ट्र में जोड़ दिया, एक संघ में इनको हमने क्या किया बच्चे, जोड़ दिया। हमने यही काम किया, एक संघ में हमने इनको क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, और ध्यान देना, हमारे यहाँ जो संघवाद है, जो संघवाद है वो कैसा है, अर्ध संघवाद अर्ध संघवाद, इस संघवाद सुने होंगे, अर्ध संघवाद क्या है ना, यानी कि हमारे यहाँ क्वासी फेडरलिज्म है, वो अमेरिका में, ब्रिटेन में, अमेरिका में है फेडरलिज्म, ट्रू फेडरलिज्म है। हमारे यहाँ क्वासी है, और ब्रिटेन में देखोगे वहां पे है यूनिटरी फेडरलिज्म। कैसा है, यूनिटरी है। ध्यान देना, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं ना, कि हम, केशीवेयर ने कहा था, किसने, केशीवेयर ने, कि इंडिया एक क्या है, क्वासी फेडरलिज्म स्टेट है। इंडिया क्या है, एक क्वासी फेडरलिज्म स्टेट है। ठीक है, एक क्वासी फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, यानी इंडिया क्या है, एक क्वासी फेडरलिज्म विद यूनिटरी टिल्ट है, एक क्वासी फेडरलिज्म विद यूनिटरी टिल्ट, विद यूनिटरी टिल्ट, विद यूनिटरी टिल्ट, यानी भारत जो है एक अर्धसंघवाद है, लेकिन केंद्र की तरफ झुका हुआ है। ध्यान दो, भारत एक अर्धसंघवाद है, लेकिन केंद्र की तरफ झुका हुआ है, यानी शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा है। ये क्या मामला हुआ, सिटीजनशिप की बात करोगे, जब हम नागरिकता की बात करते हैं, जब हम नागरिकता की बात करते हैं, तो शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। हम उत्तर प्रदेश या किसी राज्य की तुम निवासी हो, लेकिन भारत देश के नागरिक हो, यानी केंद्र की तरफ से हमें नागरिकता दी जा रही है। पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास शक्ति है कि तुम्हारी शक्ति छीने, तुम्हारी नागरिकता छीने, तुम्हें नागरिकता दे। कानून बनाकर विधि के माध्यम से ऐसा करेगा, लेकिन करेगा कौन, संसद करेगा, न कि किसी राज्य की, तुम्हारे राज्य की विधानसभाएं करेंगी। ध्यान देना, यानी नागरिकता कौन सा बिल है, नागरिकता एक तरीके से देखा जाए तो यूनियन लिस्ट का है, सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है नागरिकता। ठीक है बच्चे, और ध्यान देना, यानी यहां पर मामला किसके पास चला गया, केंद्र के पास चला गया, तो केंद्र की तरफ झुका हुआ है कि नहीं, अच्छी बात है। अब दूसरा देखना, जब किसी राज्य में इमरजेंसी लागू हो जाता है, कुछ भी चीजें होने लगे, जैसे अभी मणिपुर में इमरजेंसी लागू हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वहां पर, तो शक्तियां किसके पास चली गई थी, केंद्र के पास। ठीक है, समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट एक केंद्र का एक यूनियन बॉडी है, संघ की संस्था है, लेकिन उसके कानून पूरे देश पर लागू होते हैं, हाई कोर्ट से लेकर के सबऑर्डिनेट कोर्ट सब मानेंगे उसकी बातों को, यानी केंद्र की तरफ झुका हुआ कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे, ये सारी चीजें जो है क्या दिखाता है, कि भारत एक अर्धसंघवाद है, वो भी केंद्र की तरफ झुका। अर्धसंघवाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ झुका हुआ है, पहला कारण। दूसरा कारण, अर्धसंघवाद कहने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ ये जो राज्य ने एक राष्ट्र का निर्माण किया है, एक यूनियन बनाया है ना, हमारे इस राज्य यानी इंडिया में, ध्यान देना, इंडिया और उत्तर प्रदेश के बीच में, ध्यान दो, राज्यों से मिलकर ही इंडिया बना है ना, राज्यों से मिलकर ही इंडिया बना है। तो उत्तर प्रदेश और इंडिया के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हाँ हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं, हम एक स्प्रिट पे हैं, एक विश्वास पर हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन वही यूएसए में देखोगे तो जो उसके 50 राज्य हैं, जो 50 स्टेट हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट है, तो वो ट्रू फेडरलिज्म है, वो दोनों सॉवरेन थे। यूएसए और उसका जो स्टेट है, जैसे टेक्सास हो गया, अलास्का हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टेट थे, अलग थे, सॉवरेन थे, स्वतंत्र भी थे, लेकिन सबने मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण किया, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। वो ट्रू फेडरलिज्म का है, वही संघ का एक संघवाद का एग्जाम्पल है। हम लोग क्या है, अर्धसंघवाद है। हमारे इंडिया और राज्यों के बीच में कोई भी रिलेशन, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान दो, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है हम लोगों के बीच में। हम लोग के बीच में एक स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है।
क्या है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के बेस पर हमारा ये संघवाद, संघ जो है चला है, यूनियन ऑफ स्टेट बना हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां से देखोगे तो हमने आर्टिकल 1 देख लिया है ना। अब आर्टिकल 2 पे चलते हैं बच्चे। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या है, देखो इंडिया जो है भारत संघ में जो है, भविष्य में भारत संघ में भविष्य में कोई राज्य शामिल होना चाहता है या भारत उसे एक्वायर कर ले, जीत ले आए, मान लो कल के किसी देश के साथ हमारा, जैसे हमारा पीओके है, हमारा कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है, कल इंडिया उसको जीत अपने में शामिल कर ले, है ना, वो हमारा ही है, लेकिन हमारे पास वर्तमान में तो है नहीं, हम उस पर भी शासन नहीं कर रहे हैं। कल के इंडिया उससे मिला ले तो पार्लियामेंट को, संविधान क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, संविधान ने क्या किया है, संसद को शक्ति दी है, किसे, संसद को शक्ति दी है, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या करे, किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेशी राज्य को भारत संघ में शामिल करे। ध्यान दो, किसी विदेशी राज्य को भारत संघ में शामिल करे, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग ही होता है, किसी विदेशी राज्य को भारत संघ में शामिल करे, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग ही होगा। ध्यान दो, करेगा कौन, संसद करेगा। पार्लियामेंट के पास पावर है किसी फॉरेनर स्टेट को इंडिया में शामिल करे, है ना, तो कौन करता है, संसद करता है। ठीक है, कौन करेगा, संसद करेगा कि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करे। वो अलग बात है कि वो आपका माध्यम क्या है, क्या आप उसे जीत कर ले आए हो, है ना, क्या, या फिर खुद आपसे शामिल, आप में शामिल होना चाहता है। जैसे सिक्किम, सिक्किम जब हमारा संविधान लागू हुआ तो सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन ध्यान दो सिक्किम, हम अलग केस स्टडी देखेंगे सिक्किम का, सिक्किम जो है संविधान को संशोधन करने के तहत वो लाया गया है। और ध्यान देना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 में संविधान को संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी सारे काम करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून से ही काम हो सकता है ना। यहां पर संविधान को संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। क्लियर है ना यहां तक चीजें, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, आर्टिकल 2 क्लियर हो गया, चलते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3, अब देखो आर्टिकल 3 क्या बच्चे, आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये बात हो गया, आर्टिकल 2 बात हो गया विदेशी राज्य के लिए। आर्टिकल 3 देखो किसके लिए होगा, आर्टिकल 3 होगा, आर्टिकल 3 क्या कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, संसद को शक्ति दे रहा है, किसको, फिर से आर्टिकल 2 में भी शक्ति दिया था, आर्टिकल 3 में भी शक्ति दे रहा है, संसद को पावर दे रहा है कि वो क्या करे, जो भारत के राज्य हैं, जो भौगोलिक, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, अभी है कि नहीं, वर्तमान में है, भारत संघ का शामिल है, भारत संघ में हिस्सा है कि नहीं, बताओ, भारत संघ में हिस्सा है ना, अच्छा ठीक है। अब इसका यानी नया स्टेट बना है, फॉर्म न्यू स्टेट, फॉर्म न्यू स्टेट, ध्यान दो, सन 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले अलग हुए थे, जिसका नाम एक अलग राज्य पड़ा था, उत्तरांचल जिसे कहते, फिर बाद में उसे उत्तराखंड कहा जाने लगा। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य का बनाया, फॉर्म न्यू स्टेट, नए राज्य बनाना, नए राज्य बनाना। इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, यानी किसी राज्य का, किसी राज्य की सीमाओं को बड़ा कर देना, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना, कौन करेगा, संसद, किसके तहत, आर्टिकल 3 उनको पावर देता है
ठीक है। डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं को छोटा करना कौन करेगा? संसद। कौन कहता है? भारत के संविधान का आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद ये काम करेगा। क्या करेगा? सीमाओं को बड़ा करेगा, सीमाओं को छोटा करेगा, चेंज कर, राज्य, नए राज्य बनाएगा। हाँ, आंध्र प्रदेश से अलग होता है तेलंगाना 2014 में, ऐसे होता है ना, 2013 में, सॉरी। इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, सीमाओं को चेंज करना, उस राज्य की सीमाओं को चेंज करना, अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, उस राज्य का नाम चेंज करना, अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, उस राज्य के नाम चेंज करना। कौन करेगा? उस राज्य की सीमा चेंज करना, उस राज्य का नाम चेंज करना, नए राज्य बनाना, सीमा को घटाना, सीमाओं को बढ़ाना, ये सारे काम पार्लियामेंट करता है, यानी फिदा। फिदा आर्टिकल 3 उन्हें शक्ति देता है कि ये सारे काम करे। आर्टिकल 3 उन्हें पावर देता है कि ये सारे काम करे। आर्टिकल 3 उन्हें संसद को शक्ति देता है कि ये सारे काम करे। ठीक है, जैसे हमें पता है कि उत्तर प्रदेश से अलग होता है उत्तराखंड के नाम से, आर्टिकल 3। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनता है, हाल ही की बात करते हैं 2000 के बाद ही। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनता है, आर्टिकल 3। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, आर्टिकल 3। बिहार से झारखंड अलग होता है, आर्टिकल 3, है ना। उसके पहले भी कई सारे राज्य ऐसे ही बने थे, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 3 का प्रयोग कैसे हो रहा है। अच्छा, इतनी चीजें हो गई। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और जान लो, एक पॉइंट और जानो, एक पॉइंट और जानना। क्या जानोगे इसमें कि मान लो कि 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को क्या करना है, उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट काम कर रही है अपना, पार्लियामेंट आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रही है कि नहीं? अच्छी बात है। पार्लियामेंट ने क्या किया? आर्टिकल 3 का प्रयोग किया, और इसके लिए ध्यान दो, ध्यान दो, इसके लिए संविधान को संशोधन करने की जरूरत नहीं है। लो, ना ना ना, सोचना ही मत। संविधान को संशोधन करने की जरूरत नहीं है, संविधान को संशोधन करने की जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है, अच्छा, अब पार्लियामेंट आर्टिकल 3 का प्रयोग करके ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून से इसको पास बना देगी, ऑर्डिनरी लॉ के तहत इसको बना देगी। अब ध्यान देना, लेकिन पार्लियामेंट एक काम और करेगी, जिस राज्य की सीमाओं को घटाना हो, बढ़ाना, कुछ भी काम करना हो, उस राज्य में विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा के पास भेजेगा प्रस्ताव, उस राज्य की विधानसभा के पास प्रस्ताव भेजेगा, और इस राज्य की विधानसभा क्या कहेगी? यस, साधारण बहुमत से, इसे भी कहना है साधारण बहुमत से कहेगा यस, ठीक है, बोलेगा नो, कोई मतलब नहीं है। इसका रिकमेंडेशन पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं है। देखो, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी राज्य की सीमा चेंज कर, यानी उसका भूगोल ही चेंज कर दे, उसका भौगोलिक स्थिति ही चेंज कर दे, नाम ही चेंज कर दे, उसकी पहचान ही चेंज कर दे। पार्लियामेंट आर्टिकल 3 का प्रयोग करके कर सकता है, लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, पूछेगा जरूर, होता है ना एक औपचारिक करना, औपचारिकता है भाई, चलो तुमको भी थोड़ा इज्जत दे देते हैं, तो राज्यों को थोड़ा इज्जत देगा, लेकिन राज्य लोग कहेंगे कि ना, कोई मतलब नहीं, तुम हाँ कहो ना कहो, मुझे अपना करना है। हाँ कहोगे अच्छी बात है, मेरे साथ आए रहे हो, ना कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। यानी समझ रहे हो, इस जो विधानसभा यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, उसका जो लेजिस्लेटिव सॉरी स्टेट असेंबली जो होती है, उनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पर। क्लियर है, इनका रिकमेंडेशन पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं है, आर्टिकल 3 ने ये पावर दिया हुआ है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? चलो इसको नोट कर लो फटाफट, इन सारी चीजों को नोट कर लो, है ना। है ना, क्या करना है? इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट।
हो गया। हाँ, शेड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 में लिखा है एलोकेटेड द क्या है, एलोकेटेड सीट्स इन द राज्यसभा। शेड्यूल 4 बता दिए था ना पीछे, शायद बताया तो था। चलो, तो आर्टिकल 4 में चलते हैं। एक चीज देखो, सीधी सी बात समझना, आर्टिकल 4 क्या है। एक्स्ट्रा काम, कुछ मत याद रखो, बस ये रह गया। कुछ भी अब एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो शेड्यूल यानी कि अनुच्छेद 4 का प्रयोग होगा। बात खत्म, इतना याद कर लोगे, बात खत्म। यानी समझो, कुछ काम हुआ तो शेड्यूल 1 में चेंज करना है कि नहीं, जोड़ना है कि नहीं, आर्टिकल 4 कराएगा। शेड्यूल 4 में कुछ जोड़ना है कि नहीं, आर्टिकल 4। यानी आर्टिकल 4 जो है कनेक्ट है दो अनुसूचियों से, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 से, जो है आर्टिकल 4 क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें लिख लो। ये जब पीछे चीजें पढ़े रहोगे तो समझ में आएगा। हो गया। हाँ, अच्छा एक चीज और देखना, थोड़ा सा हम लोग अब आगे चलते हैं, आर्टिकल से निकलते हैं आगे। हाँ, ठीक है। एक चीज देखना, जब संविधान लागू हो रहा था तो स्टेट बनाए गए थे, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट, ऐसे बने थे स्टेट, सॉरी पार्ट्स बनाए गए थे। पार्ट ए में जो थे, ध्यान दो, पार्ट ए में कौन था, जिन पर, पार्ट ए में वो राज्य थे जिन पर अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजों के अंडर था, जो प्रोविंशियल स्टेट थे, जो ब्रिटिश प्रोविंशियल स्टेट थे, जो गवर्नर्स के एक और अंदर आ रहे थे। समझ आ रहा है, जो गवर्नर्स के अंदर आ रहे थे, जो ब्रिटिश प्रोविंशियल थे, जहां पर अंग्रेजों ने हुकूमत की थी, जहां पर अंग्रेजों के पूरे कंट्रोल में था, वो कौन थे, ब्रिटिश प्रोविंशियल, वो पार्ट ए में आ रहे हैं। वो किस में आ रहे हैं, पार्ट ए में आ रहे हैं, ध्यान देना बच्चे, क्लियर। पार्ट बी में कौन आ रहा है, पार्ट बी में जहां प्रिंसली स्टेट थे, जो राजवाड़े थे, जो राजवाड़े थे, वो पार्ट बी में आएंगे। यानी कि जब संविधान बना ना, समझना बात को, जब संविधान बना तो क्या किया गया, पार्ट्स के हिसाब से बनाया गया कि पार्ट ए में रहेगा कौन रहेगा, पार्ट बी में कौन रहेगा, पार्ट सी में कौन रहेगा, पार्ट डी में कौन रहेगा। क्लियर है। जो रजवाड़े थे, प्रिंसली, जो विदेशी रियासतों के नाम से जानते हो, जिन्हें जिन्हें विदेशी रियासतों के नाम से जानते हैं, उन्हें किस में रखा गया, पार्ट बी में रखा गया। अच्छी बात है। अब ऊपर देखो, पार्ट सी में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जो जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उन्हें रखा गया, जो चीफ कमिश्नरी राज्य थे उन्हें रखा गया, किसमें, पार्ट सी में। और पार्ट डी में किसे रखा गया, अंडमान एंड निकोबार को। पार्ट डी में कौन था, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। पार्ट ए ब्रिटिश प्रोविंशियल, पार्ट बी प्रिंसली स्टेट, पार्ट सी चीफ कमिश्नरी प्रोविंशियल, पार्ट डी अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, ये चीज ना हुआ, अच्छी बात है। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। ये जो था, ये जो था, ये इसको जो है, ये कहां पर रखा गया था, इसके बारे में ध्यान देना, एक मिनट, इसके बारे में ध्यान देना है, कहां पर रखा गया था, ये 7th शेड्यूल में, सॉरी 7th पार्ट में, भाग 7 में दिया गया था। कहां पर दिया गया था, इसके बारे में भाग 7 में लिखा गया था, आर्टिकल 238, भाग 7 में आर्टिकल 238 में इसके बारे में लिखा गया था। लेकिन 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 7वें संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। समझ में आया। जो भाग बी यानी भाग ख में रखा गया था प्रिंसली स्टेट को, उसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उसे क्या किया गया बच्चे, डिलीट कर दिया गया। क्लियर है यहां तक, है ना। चलो अब आगे चलते हम लोग, कुछ देखो, अब धीरे धीरे क्या हुआ समझना, अब कहानी देखो। यानी ये सारे प्रोविजंस पार्लियामेंट में
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अच्छी बात है। जैसे देश आजाद होता है, अब आजादी के जो संघर्ष चल रहा था उस दौरान सभी फ्रीडम फाइटर्स ने एक वादा किया हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो संघ बनेगा, है ना, उस संघ पूरी तरीके से सारी शक्ति केंद्र के पास नहीं होगी, मजबूत केंद्र उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ शक्तियों का बंटवारा हुआ होगा, यानी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म की बात की थी उन्होंने, है ना, उसको देने का प्रॉमिस किया था। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब देश आजाद होता है तो एक चीज और नई चीज सामने आती है कि इस देश में कई सारी भाषाएं हैं, तो भाषाओं की मांग होने लगी, भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी। समझो, भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी। और हिसाब से देखोगे तो अगर हमारे देश में भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने दिया जाए तो इस देश में हजारों की संख्या में भाषा हैं, तो हजारों की संख्या में राज्य बन जाएंगे और देश फिर से टूट जाएगा, देश एक नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो बात को, देश एक नहीं रह पाएगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, इसलिए यहां पर संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, संविधान सभा ने, किसने, संविधान सभा ने 1945 में, 1945 में एक कमेटी गठित करती है, एक कमेटी गठित करती है, उसे कहते हैं धार कमीशन। क्या कहते हैं, धार कमीशन। ध्यान दो, उसे हम क्या कहते हैं, धार कमीशन के नाम से जानते हैं। इससे पूछा गया क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पर, इससे पूछा गया क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं कि नहीं, इसे पूछा गया क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं कि नहीं, तो धार कमीशन ने सीधा सीधा मना कर दिया। धार कमीशन ने कहा नो, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, स्टेट को फॉर्म नहीं किया जा सकता। यहां पर धार कमीशन ने सीधे कहा, इसने कुछ रिकमेंडेशन दिया, धार कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन देता है, धार कमीशन कुछ अपनी तरफ से सिफारिशें देता है कि ये इन बेस पर, इन कारणों के आधार पर, इन आधार पर राज्य को बनाया जा सकता है। यहां पर धार कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन देता है। क्या कहता है, कहता है कि जो जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी है, जो जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी के बेस पर तुम राज्य को बनाओ, जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी के बेस पर राज्य को बनाओ, यानी जिसका भौगोलिक स्थिति एक जैसा हो, भौगोलिक स्थिति एक जैसा हो, उन्हें उस एक राज्य में शामिल करो, ऐसा ना हो कि बांट दो। ठीक है, जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी के बेस पर, यानी समझ रहे हो, जहां पर अगर मान लो कि जैसे अच्छे खासे पहाड़ हैं, अच्छी खासी वहां पे खेती वगैरह हो रही है, तो उसे एक में शामिल करो, ऐसा नहीं कि तोड़ दे हिस्सों में उसे, है ना। ये सारी चीजें मतलब 4 रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बेस पर फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो सके भविष्य में। पहला क्या था, तुम्हारे जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी होना चाहिए, दूसरा क्या था कि इकोनॉमिक सर्टेनिटी देखो, ठीक है, अब तीसरा था फ्यूचर डेवलपमेंट्स, जो भविष्य में उस राज्य की विकास किया जा सके, है ना, ये सारी चीजें। और चौथा क्या था, जो प्रशासनिक रूप से सही, जो जहां प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, 4 कारण दिए थे, है ना। पहला क्या था, जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी, दूसरा था क्या था, कैपेसिटी टू फ्यूचर डेवलपमेंट्स, जो भविष्य में क्या हो, फ्यूचर डेवलपमेंट्स किया जा सके, कैपेसिटी टू फ्यूचर डेवलपमेंट्स, ठीक है। और तीसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। और चौथा जो था वो इकोनॉमिक सर्टेनिटी की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक सर्टेनिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। यानी कि धार कमीशन ने 4 रिकमेंडेशन दिया, अब यहां पर मानना ना मानना संविधान सभा के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। इकोनॉमिक सर्टेनिटी यानी फाइनेंशियल सफिशिएंसी, है ना, ये सारी चीजें थी, इसको उतार लिए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो धार कमीशन अपना रिपोर्ट देता है किसे, किसे देता है, संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश कर देता है। फिर उसके बाद मांग देखो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बनाता है, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, है ना। इनके यानी कि ये क्या करते हैं,
एक कमेटी बनाते हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन तीनों लोगों को मिलाकर के एक कमेटी बना दिया। अब इस कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी ने ना तो हाँ बोला ना तो ना बोला, हाफ डोर ओपन कर दिया, आधा दरवाजा खुला छोड़ दिया कि हाँ मे बी इन फ्यूचर, हाफ डोर ओपन कर दिया, आधा दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे साउथ स्टेट में कुछ ऐसे मतलब लोग आंदोलन करने लगते हैं, कई सारे लोग उस आंदोलन में मरे जाते हैं, मतलब मारे जाते हैं। तो उस दौरान फिर क्या होता है, यानी कि सरकार फिर कहती है चलो ठीक है, धीरे धीरे, यानी आधा दरवाजा खुला छोड़ दिया था। तो इसी बेस पर आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को पहला, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बन जाता है। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बनता है, समझ लो गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह से मराठी, तमिल, कन्नड़ सब लोग अपना मांग तेज कर दिए। और ना चाहते हुए भी उस समय सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसे कहते हैं फजल अली कमीशन। क्या कहते हैं, फजल अली कमीशन। ठीक है, इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955 में ये गठित करते हैं। ठीक है, लिख लेना इसको फटक से, जल्दी करो। हाँ, लिंग्विस्टिक बेस पर आंध्र प्रदेश, लिंग्विस्टिक बेस पर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन जाता है। पानी दे, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश क्या है, पहला राज्य बन जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे फजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इस कमीशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्यों का कमीशन था, 3 मेंबर्स थे इसमें। 3 मेंबर्स थे, कौन कौन थे, पहले खुद ही थे फजल अली, ठीक है, दूसरे HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और जो तीसरे थे वो थे KM पनिकर। KM पनिकर यानी फजल अली कमीशन, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसे क्या कहते हैं, और स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या कहेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। ध्यान दो, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। इसी ने पहली बार इसने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, भाषा के आधार पर राज्य बनाने का, यानी कि इसने यस बोल दिया। और फिर उसके बाद जो है कि भारत सरकार क्या करती है, 7वां संविधान संशोधन 1956 करके कई सारे राज्यों को बनाती है भाषा के आधार पर। 7वां संविधान संशोधन, जिसे हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कौन सा कानून बनता है, पार्लियामेंट कौन सा कानून बनाती है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाती है। अच्छा, अब आगे देखो क्या होगा। इसी के बेस पर 1 नवंबर 1956 को कई सारे राज्य भाषा के आधार पर उनका पुनर्गठन होता है। कई सारे राज्यों का भाषा के आधार पर उनका पुनर्गठन होता है। कब, 1 नवंबर 1956। कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, कहोगे उत्तर प्रदेश का गठन तो 24 जनवरी को हुआ 1950, लेकिन पुनर्गठन भी होता है आपका भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956। वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, कई सारे राज्य जो हैं इस दिन 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर बन जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया ये सारी चीजें। अब हम लोग एक चीज जानेंगे आगे चलकर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में, कि सिक्किम। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान दो,
आर्टिकल 1 पे काम करना है, ठीक है, आर्टिकल 2 पे काम करना है, ठीक है, आर्टिकल 3 पे काम करना है, ठीक है, आर्टिकल 4 पे काम करना है, ठीक है। इस दौरान को संविधान संशोधन का यूज नहीं होगा। ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून के तहत काम किया जाएगा। ऐसा मत समझना कि नए राज्यों का प्रवेश देना, नए राज्यों की चीजें करना, उसमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन सिक्किम के मामले में संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सेशन कैसा लगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों यारों तक उसको पहुंचाइए, अपने पड़ोसियों तक, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट को पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।